जी हाँ, आगाज़ तो करना चाह रहा था पाकिस्तान की सियासत के सबसे सहरंगेज़ सियासतदान जुल्फ़िकार अली भुट्टो से कि जिन्हें बहरहाल उनके कई किरदार थे। एटमी क़ुव्वत उन्होंने बनाया, इस्लामी सरबराह कॉन्फ्रेंस की, अपनी शख्सियत में एक फ्यूडल भी थे, अपने मुखालफिन के साथ रवैये इख्तियार करते थे, लेकिन अपनी सियासत के सबब और जो सबसे बढ़कर ये कि जिसकी बुनियाद पर वो कहते थे कि मुझे अमेरिका ने निकाला, आज भी वो 44 साल से अपनी कब्र से पाकिस्तान पर और ख़ास तौर पर सिंध पर हुकूमत कर रहे हैं। और फिर 2011 में ये जो किताब मेरे हाथ में है, जिससे नसीम हसन शाह साहब की, जो उस बेंच का हिस्सा थे जो जिन्होंने भुट्टो को फांसी दी थी, जुल्फ़िकार अली भुट्टो के बारे में उन्होंने ये कहा था कि उन्हें फांसी देने के लिए यानी नसीम शाह समेत जजों पर दबाव था। मैं इससे तफसीली गुफ्तगू करना चाह रहा था, लेकिन आज एक बड़ा सानिया वाक़या हुआ, यानी दरमियानी शब जब डेरा इस्माइल खां में दहशतगर्दों ने और हमें पता है कि वो दहशतगर्द पहाड़ के उस तरफ तोरखम के उस तरफ से आए थे, एक बड़ा हमला किया जिसमें हमारे 2 फ़ौजी जवानों को 23 हमारे फ़ौजी सिपाहियों को शहीद किया गया। ख़ुद के हमले में वो 4 दहशतगर्द भी मारे गए, लेकिन ये दहशतगर्दी मैं इस इलाके से, क्योंकि तोरखम के उस तरफ एक से कई बार जा चुका हूँ और देखा है कि ये मुमकिन ही नहीं कि जब तक काबुल में बैठी हुकूमत इन दहशतगर्दों को सरपरस्ती न दे, इन कालांतंसी को अस्करी माली इमदाद न दे, जिसमें हमारा रवायती दुश्मन भी शामिल है, ये इतनी बड़ी कार्रवाई नहीं कर सकते। मेरे साथ सीनियर मैंने कहा ना कि जो गुफ्तगू में ज़्यादा तफसील से जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब की शहादत और ख़ास तौर पर केस खुलने पर करना चाहता था, लेकिन ज़रा इस पर गुफ्तगू करूँगा। मोहम्मद अली साहब दिफाई तजिया निगार हैं। मोहम्मद अली साहब, शुक्रिया आपने वक्त दिया। ये जो तवातुर से गालिबन बहुत ज़्यादा इजाफा हुआ है इसमें, और ख़ास तौर पर ये जो वाक़या हुआ है आप भी जानते हैं, ये नहीं कि जब तक के काबुल, और फिर अगर हम पीछे चले जाएं वो कि उसमें शवाहिद नहीं कि इंडिया के अस्करी माली इमदाद के बग़ैर हो सके, ऐसे ही है मोहम्मद अली साहब? जी बहुत शुक्रिया जय साहब। यकीनन इस वक्त जो पाकिस्तान जिन चैलेंजेस से दरपेश है, उसमें यकीनन जो दहशतगर्दी ने दोबारा सर उठाया है वो एक बड़ा अहम कौमी सलामती के हवाले से चैलेंज है। और इस खित्ते की जो तस्वीराती सूरत हाल है वो आप बहुत अच्छी तरह जानते हैं कि जो हमारे दुश्मन हैं वो नहीं चाहते कि ये खित्ता जो कनेक्टिविटी और एक रीजनल कॉरिडोर के ज़रिए से सलामती, खुशहाली और तरक्की की मनाजिल तय करे। वो यकीनन उनके ये अहदाफ हैं कि ये खित्ता बदस्तूर तनाज़ात और दहशतगर्दी की जद में रहे। लेकिन जो आज के वाक़यात हैं उसके हवाले से मैं चंद अहम उमूर आपकी तवस्सुत से शेयर करना चाहूँगा। पहली बात तो ये है कि मैं समझता हूँ कि चूँकि काफ़ी बड़ी तादाद में आज शहादतें हुई हैं, तो मैं एज अ पाकिस्तानी खराज तहसीन पेश करता हूँ पाकिस्तान की अफवाज को, पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसीज और लॉ इन्फोर्समेंट इदारों को, जो कि रोज़ाना अपनी जान हथेली पे रख के हमारी सलामती के लिए कोशियाँ रहते हैं और किसी कुर्बानी से दरेग नहीं करते। लेकिन उनकी हमसे तवक्कुआत क्या हैं, इसको जानना और समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये जंग उन्होंने सिर्फ अकेले नहीं लड़ी और ये जंग सिर्फ हथियारों से नहीं लड़ी जाएगी। इसमें तमाम कौम का, तमाम सियासी जमातों का और तमाम सिविल इदारों का जो ताउन है, उसके बगैर ये मैं समझता हूँ देरपा कामयाबी इस जंग में हासिल करना मुमकिन नहीं होगा। तो 4 ऐसे महाज हैं जिसमें हमें फतह और पेशरफ हासिल किए बगैर इस जंग में देरपा कामयाबी बहुत मुश्किल है। पहला महाज जो है जिसको मोहम्मद अली साहब, मैं यकीनन इस मौजू पर ज़्यादा तफसील से बात, बल्कि मैं इस तरफ भी शायद नहीं करना चाह रहा था कि वो वक्त आ गया है कि हमें अब आलमी इदारों में काबुल के सरपरस्त इन दहशतगर्दों के बारे में उठाना चाहिए। जी
यहाँ पाकिस्तानी सियासत के सबसे सहरंगेज सियासतनुमा जुल्फ़िकार अली भुट्टो, जिन्होंने एक बहुत कम अरसे में एक जद्दत के बाद इक़्तिदार मिला, मगर इक़्तिदार का मुद्दत भी का एक ही बार पूरी थी, यानी 4 साल। उसके बाद जनरल ज़िया-उल हक़ का मार्शल लॉ और उन्हें फांसी लग गई। लेकिन 44 साल बाद भी कहा जाता है कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो अपनी कब्र से, ग्रेवयार्ड से हुकूमत कर रहे हैं। जो उस वक्त जो इंटरेस्टिंग बात यह है कि जो 9 रुकनी बेंच उस वक्त बैठी थी, जिसने फैसला दिया था कि भुट्टो साहब को फांसी दी जाए, उसमें 2 जस्टिस कैसर खान और जस्टिस अब्दुल वहीद एक बीमारी के सबब, एक रिटायरमेंट सब इस बेंच से अलग हो गए थे या अलग कर दिए गए थे। 7 रुकनी बेंच में 3 जो छोटे सूबों के थे, उन्होंने भुट्टो साहब की फांसी के खिलाफ फैसला दिया था। बड़े सूबों के 3 ने दिया था कि फांसी बरकरार रहे। लेकिन जस्टिस चीफ जस्टिस ने जो है उस फैसले में अपना वोट डालकर भुट्टो को फांसी के तख्ते पर लटकाया, जिसके दस्तखत ज़िया-उल हक़ ने अपने हाथ से किए। और उससे भी ज़्यादा अफसोसनाक अमर यह है कि आज जब आसिफ जरदारी जो है चौधरी शुजात के साथ बैठे थे, तो चौधरी शुजात के वालिद चौधरी रऊलाई ने उस कलम को अपने पास महफूज कर लिया जिसने ज़िया-उल हक़ को फांसी दी थी। आज कोई भी भुट्टो को फांसी देने वाला जज जिंदा नहीं। हाँ, दिलचस्प बात यह है कि भुट्टो फांसी के बुनियादी किरदार यानी अहमद रज़ा कसूरी अदालत में मौजूद थे। ये अहमद रज़ा कसूरी वही हैं जिन्होंने, जब उनके वालिद नवाब मोहम्मद खां कसूरी को मारा गया था, हलाक किया गया था, तो उन्होंने इल्ज़ाम जुल्फ़िकार पे लगाया और जो FIR दर्ज कराई उसमें जुल्फ़िकार अली भुट्टो का नाम दिया गया था। जब वो नाम लिखवा रहे थे तो बाकायदा उस वक्त कहा यह जाता है कि लिखने वाले के हाथ कांप रहे थे कि उस वक्त के वज़ीर आज़म के ख़िलाफ़ FIR दर्ज की जा रही है। और बहरहाल अहमद रज़ा कसूरी, मैंने कहा, अभी तक ज़िंदा हैं। भुट्टो साहब की ज़िंदगी में वापस भी आना चाह रहे थे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि भुट्टो फांसी केस खोल कर पीपल्स पार्टी कौन से मकासद हाल कर सकती है। पहले भी पावर में रहे, 88 में, 93 में भी रहे, 2008 में भी रहे, उस वक्त क्यों नहीं खोला गया। सिर्फ एक रेफरेंस ज़रूर साबिक़ सदर आसिफ जरदारी ने 2011 नवंबर में दायर किया था, जो 6 समाअतों के बाद यानी 2012 में उसकी समाअत दाखिले दफ्तर या दाखिले अदालत हो गई और आज 11 साल बाद दोबारा इस केस को खोला गया है। और अहम बात यह कि जबकि इलेक्शन में सिर्फ 2 माह रह गए हैं। मतलब कमर ज़ैदी मौजूद हैं जो इस पूरी कार्रवाई के दौरान मौजूद थे। शुक्रिया कमर। हमें बताएं कि आज बिलावल साहब भी मौजूद थे, कारी साहब भी मौजूद थे। अदालत में क्या बड़ा गहमा गहमी थी, हलचल सी लगी या लगा कि कोई आम की तरह केस सुना गया? मुजाहिद साहब, बहुत शुक्रिया आपका। आज अदालत में जरदारी साहब भी आए, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब भी आए, पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा कायम अली शाह साहब भी मौजूद थे, नैयर बुखारी थे, जो राजा परवेज़ अशरफ साहब हैं वो भी मौजूद थे। पीपल्स पार्टी की पूरी क़यादत आज अदालत में मौजूद थी। जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने इस केस को दोबारा से सुनने का फ़ैसला किया है और इस केस में सबसे पहले इस बात का फ़ैसला होना है कि ये केस मेंटेनेबल है या नहीं है। 186 के तहत, आर्टिकल 186 के तहत जो सदारती रेफरेंस है, सुप्रीम कोर्ट उसे सुनेगी, क्योंकि चीफ जस्टिस कहते हैं कि 2012 से लेकर अभी तक हमारे पास सदारती रेफरेंस जितने भी पेंडिंग थे उसमें सबसे ज़्यादा तवील मुद्दत का केस ये है जो कि अभी तक है। आज अटॉर्नी जनरल से जब ये पूछा कि 2012 के बाद से अभी तक ये केस क्यों नहीं लगा था, तो अटॉर्नी जनरल ने जवाब दिया, दिस इज फॉर यू टू आंसर सर। जिसके बाद बेंच हंसने लग गया। तो अदालत का माहौल, आपने पूछा, अदालत का माहौल बड़ा गहमा गहमी थी। आज पीपल्स पार्टी के ज्याले भी थे, बिलावल भुट्टो जरदारी जब आ रहे थे नारेबाजी खूब हो रही थी, लेकिन अदालत के अंदर आज तकरीबन आप ये कह सकते हैं कि बैकग्राउंड बताया गया। वो जजमेंट जो इसमें पहले आ चुकी है वो पढ़ के सुनाई गई, जो 6 समातें हुई हैं उनमें क्या कुछ होता रहा वो बताया गया, और फिर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने अगला लाए अमल तय किया। जस्टिस नूर ने जो सवाल रखा वो आज की अदालती कार्रवाई का हम ये कह सकते हैं कि बुनियादी नुक्ता वो था, जिसमें वो
वो कहते हैं कि हमने ये देखना है कि इस केस में फैसला भी हो चुका है, इसकी रिव्यू पिटीशन पे भी फैसला हो चुका है, लेकिन क्या हम सदारती रेफरेंस को आर्टिकल 186 के तहत देख सकते हैं, इस पर दोबारा से कोई राय दे सकते हैं अपनी या नहीं दे सकते? क्योंकि अगर कल को कोई सदारती रेफरेंस आता है कि सुप्रीम कोर्ट में दोबारा से केसेस खोले जाएं, तो इस हवाले से क्या हम दोबारा से केसेस सारे सुनेंगे? गेट नहीं ओपन हो जाएगा? इस पर उन्होंने कहा कि आपने मुतमईन करना है। और इसी मामले पर इससे ज्यादा अहम बात ये नहीं, अदालती मुआविन कहते हैं जस्टिस मंजूर मलिक, कंबर ज़ैदी से ज़्यादा अहम बात ये नहीं कि जब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब बाहर आए थे तो उनसे ये सवाल भी तो हो सकता था कि 2008 से लेकर 2013 तक जब आपकी गवर्नमेंट थी तो आपने उस वक्त केस क्यों नहीं खोला? 2011 में ठीक है, जब उस वक्त 2011 में खोला गया, 6 समातों बाद बंद कर दिया गया, उसके बाद भी तो सिंध में भी हुकूमत आपकी रही। इस तरह का सवाल नहीं किया गया उनसे कि आप लोग जो है 44 साल तक किस केस में, यानी 44 साल ही हो गए ना, क्यों खामोश बैठे रहे? बिल्कुल मुजाहिद साहब, इस सवाल हुआ था और बिलावल भुट्टो जरदारी साहब से पूछा गया कि मुंतखब वज़राए आज़म को जब निकाला जाता है तो उसके बाद फिर हम देखते हैं मुकदमात बन जाते हैं और फिर उन पर जो भी फैसले अदालतों पे प्रेशर डाल के लिए जाते हैं वो फिर आइंदा अदालतों को गलतियां दुरुस्त करनी पड़ती हैं, जिस पर बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि ये देखें कि अदालत का मामला है कि वहां से उनको इंसाफ मिलता है या नहीं। अलबत्ता अदालत देर आई दुरुस्त आई, ये हम लेकिन मामला खाली कंबर ज़ैदी देर आई दुरुस्त का तो मतलब नहीं है। कंबर ज़ैदी वो जो आपको भी है कि जो ये मियां नवाज शरीफ थे, जिनके भाई की गवर्नमेंट में हमारे वज़ीर ख़ारजा थे बिलावल भुट्टो जरदारी, और ये नवाज शरीफ थे जो जुल्फ़िकार अली जनरल ज़िया-उल हक़ जिन्होंने भुट्टो को फांसी दी थी। आपको याद होगा कि वो जो मस्जिद थी फैसल मस्जिद, वहाँ पर खड़े होकर नवाज शरीफ नहीं कहते थे कि मैं जनरल ज़िया-उल हक़ का मिशन पूरा करूँगा? ये सवाल भी तो हो सकता था। शायद आप वो किसी को याद नहीं रहा हो, शायद ये मैं सवाल रख रहा हूँ आपके सामने। ये भी तो एक पीपल्स पार्टी की उस वक्त जब आप शरीक इक़्तिदार हो तो आपको ये बातें याद नहीं रहती हैं। क्वेश्चन है जी 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 बिल्कुल मुजाहिद साहब, आप बिल्कुल वैलिड क्वेश्चन कह रहे हैं कि पीपल्स पार्टी की हुकूमत भी रही, पीपल्स पार्टी जो कुछ कर सकती थी वो उसने किया नहीं जब अपना दौर था, और अब आज लगाया गया है इंतखाबात से ठीक 2 माह पहले तो पीपल्स पार्टी के दोनों रहनुमा जो इस टाइम पार्टी लीड कर रहे हैं वो आए हैं, और यहाँ पे तो ये बातें भी हो रही हैं कि इस केस का जो फैसला आएगा क्या उससे कोई पॉलिटिकल नैरेटिव भी ड्राइव होगा। अगर पॉलिटिकल नैरेटिव कोई ड्राइव होता है, क्योंकि आज मुजाहिद साहब बाकायदा तौर पे इस्तदा की गई है कि इस केस को लाइव दिखाया जाए, जिस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि हमने यूट्यूब का पे लिंक डाल दिया, आपकी मर्जी है, आप चाहें तो देख लें और चाहें तो इसे चला लें। तो एक बात यह भी हो रही है कि पीपल्स पार्टी ने अपने दौर में इस केस पर कितना काम किया, और अगर अब ये लग गया इंतखाबात से 2 माह पहले जिस पे पीपल्स पार्टी हमें कहती नजर आ रही है कि वो इसको लाइव भी दिखाना चाहती है और देर आए अदालत दुरुस्त आए, तो आपके अपने टेन्योर में इस पर क्या कुछ होता रहा, इस पर आपकी हुकूमत ने क्या कुछ किया, तो उसका कोई खातिर खा हमारे सामने जवाब नहीं आया। बिलावल भुट्टो जरदारी अदालत में ये मामला डालते नजर आए, बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि देर आए दुरुस्त आए, हमें उम्मीद है कि अब इंसाफ मिल जाएगा, ये चीफ जस्टिस साहब ने लगाया है, हमने तो सिर्फ इस्तदा की थी। और इससे पहले कंबर ज़ैदी इससे भी ज्यादा अहम ये सवाल है, वो वक्त कम है कि खुद जुल्फ़िकार अली भुट्टो के दौर में भी तो बहुत सारे पॉलिटिकल मर्डर हुए, उस जमाने में भी नेशनल अवामी पार्टी की पाबंदी लगी। ऐसा ना हो कि पेंडोरा बॉक्स खुले और अगली बार वो जो भुट्टो साहब के दौर के विक्टिम हैं वो भी अपना केस लेकर आ जाएं। बिल्कुल मुजाहिद साहब, क्वेश्चन है जिस पे आज अदालत में डिस्कशन भी हुई कि अगर हमने इसका एक तो क्रिमिनल एस्पेक्ट है जिसमें फेयर ट्रायल का मामला है और एक कॉन्स्टिट्यूशनल एस्पेक्ट है, ये दोनों एस्पेक्ट देखने हैं। क्या हम क्रिमिनल केस जिसमें एक फांसी हो गई हो एक शख्स को वो खोल सकते हैं दोबारा? क्या लोगों के जो क्रिमिनल केस डिसाइड हुए हुए हैं उन पर अगर कोई प्रेसिडेंशियल रेफरेंस आ जाता है तो सुप्रीम कोर्ट को वो खोलकर दोबारा समाअत करनी पड़ेगी या नहीं? तो एक माइंडसेट हमें जजेस का वो नजर आया जो ये कहते हैं कि इसको इस बार को आपने क्रॉस करना है, और अदालती मुआविनीन का सहारा लिया गया। चीफ जस्टिस ने ये लिखवाया बाकायदा ऑर्डर में कि ये 2 एस्पेक्ट आपने एड्रेस करने हैं ताकि हम इस नतीजे पे पहुंचे कि हम इसे सुन सकते हैं या नहीं। दूसरी साइड पे जस्टिस काजी फाइज ईसा वो एक लेगेसी छोड़कर जाना चाहते हैं, और जस्टिस काजी फाइज ईसा आखिरी बात ये कि आइन के बानी भुट्टो हैं उनका इंसाफ मिल जाए। आखिरी बात ये कि सबसे बड़ा सवाल ये होगा कि उनमें से बेशतमाम ये जजेस तो अल्लाह ताला को प्यारे हो गए, तो क्या अब उनकी जिन्होंने सजा दी थी उनकी कब्रों का ट्रायल होगा?
अलामती तौर पर यही होगा ना, फिर वो तो जिंदा नहीं है। और अहमदा कसूरी एक जरूर मौजूद है। मुजाहिद साहब इसके दो जी मुझे साहब इसके दो एस्पेक्ट्स हैं। एक पहला एस्पेक्ट ये है कि जो अदालत से गलती हुई, जैसे आज अदालत के सामने भी बात आई कि जस्टिस नसीम हसन शाह ने कहा था कि ये जुडिशियल मर्डर है, तो उन्होंने कहा कि इस इंटरव्यू का हमें रिकॉर्ड चाहिए और जियो को इस पर नोटिस भी हुआ है। तो इस मामले को भी एड्रेस करना है कि हमसे जो गलती हुई उसे हम रेक्टिफाई कर लें, चाहे वो हम 40 साल बाद ही क्यों ना करें, या फिर जो 11 साल बाद ये मुकदमा लगा उसमें। और दूसरी चीज ये है कि हो सकता है कि इस तमाम मामले पर आइंदा के लिए, मुस्तकबिल के लिए कोई लाए अमल दे दिया जाए। इसको अगर रेक्टिफाई करने पर अदालत आई है तो आइंदा वज़ीर आज़म के साथ इस तरह का रवैया जिस तरह से जुल्फ़िकार अली भुट्टो के साथ हुआ है, जिसमें जज साहब ने खुद इकरार किया कि ये जुडिशियल मर्डर हुआ है, जो कि एक सिग्नेटरी थे उस जजमेंट के, तो ऐसा कोई मामला ना हो। तो इसके दो एस्पेक्ट हैं, माजी की चीज़ों को दुरुस्त करना और मुस्तकबिल के लिए कोई लाए अमल देना। मेरा ख्याल से ये जो माइंड में रख के चीफ जस्टिस इस मुकदमे को सुन रहे हैं, लेकिन इससे ज़्यादा जो एस्पेक्ट हमें नजर आ रहा है वो चीफ जस्टिस बड़े ऑप्टिमिस्टिक हैं कि वो अपनी लेगेसी में ये छोड़ के जाएं कि आइन के बानी जुल्फिकार अली भुट्टो कंबर ज़ैदी ना सिर्फ ये कि आपने अदालत का जो पूरा मंजरनामा हमें बताया, बल्कि उन बहुत सारे छुपे हुए सवाल या गोशे भी आपने उजागर किए कि अगर ये केस खुलता है तो फिर पेंडोरा बॉक्स खुलेगा। भुट्टो साहब के जो 5 साल के दौर थे, उनकी शहादत इतनी बड़ी थी उनकी और मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की कि बाकी चीज़ें पस मंज़र में चली जाती हैं। लेकिन फिर बहुत सारे किरदार, अगर ये केस खुलता है और उनके इक़दामात, उन पर भी गुफ्तगू होगी। इसी के साथ ही GTV से मुजाहिद बेलवी को इजाज़त दीजिए।